जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टडी 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा वैश्विक प्रतिभाओं के लिए कैसे विकल्प बनेगा भारत। और ये जो आर्टिकल है आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स में प्रकाशित हुआ है, जो कि 1 मई को 2024 में। यह जो आपका टॉपिक है आपका यूपीएससी में बनने वाला पेपर नंबर 3 जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक है आपका, उससे संबंधित है। आप इसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपका एक माइंड मैप बन सके कि किस तरीके से हमारा जो विनिर्माण का क्षेत्र है, भारत भी कैसे इन्वॉल्व होगा, भारत में मतलब किस तरीके से एक तरीके से रोजगार बढ़ाने के लिए विनिर्माण को किस तरीके से उभारा जाए, या वैश्विक प्रतिभाओं के लिए भारत विकल्प कैसे बन रहा है कि भारत के बाहर जो भी एक तरीके से सिटीजन है वो भारत में आके किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो हम इसमें वही समझने का प्रयास करेंगे कि भारत वैश्विक अप्रवासी कार्यबल बाजार में देर से प्रवेश कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब पुरानी हो चली है। इसमें श्रमिकों के आवागमन की एक स्थापित व्यवस्था है, जिसमें कल्याण कार्यक्रमों की भी एक व्यवस्था है। तभी भारत के पास इनमें से कुछ नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी कुशल वैश्विक प्रतिभाओं को अपने यहाँ कैसे आकर्षित कर सकता है। हमारे पास इनमें से ज़्यादातर अधिकतर चीज़ें एक तरीके से पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तब भी भारत वैश्विक प्रतिभाओं को अपने यहाँ यानी भारत में कैसे एक तरीके से आकर्षित कर सकता है। तो कुछ बिंदु हैं, उन पर चर्चा करते हैं कि इस तरीके से हमारा भारत वैश्विक प्रतिभाओं को अपनाने में कारगर साबित हो सकता है। कि उच्च श्रेणी के विनिर्माण, सेवा और ज्ञान के क्षेत्र में भारत का स्थान काफ़ी ऊपर है। इन क्षेत्रों में वैश्विक कार्यबल को अवसर दिया जा सकता है। इससे घरेलू कौशल की कमी को भी पूरा किया जा सकता है कि हमारा जो भारत है उस श्रेणी के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेवा और ज्ञान की भी कमी नहीं है। इन सब में भी भारत एक तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। फिर भी इन क्षेत्रों में वैश्विक कार्यबल को अवसर दिया जा सकता है। ये वैश्विक विनिर्माण भारत में कैसे आएगा, हमारे पास हैं साधन, लेकिन उसमें हम भारत से बाहर की कंट्री को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो घरेलू कौशल की कमी को भी पूरा कर सके। उसी तरीके से शैक्षणिक अनुसंधान स्तर पर एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जो वैश्विक स्तर का हो। यानी हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज़, हमारे यहाँ ऐसी स्टडी को, ऐसे अध्ययन को हमें लेकर आना होगा ताकि बाहर से जो भी स्टूडेंट आना चाहें बाहर इंडिया में पढ़ाई करने के लिए वो आ सके, ताकि अगर बाहर से कोई भी सिटीज़न आता है, कोई भी नागरिक आता है, तो भारत में हर तरीके के इकोनॉमिकल फैक्टर में कहीं ना कहीं आपका योगदान देता है, ताकि वे अच्छे से डेवलपमेंट करेगा अपनी स्किल्स का, तो वो भारत में भी उसके लिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा। वो अपने यहाँ शिक्षा ना प्राप्त करके भारत में शिक्षा प्राप्त करेगा। और एक नहीं तो एक के साथ जो भी एक के साथ 1000 लोग अट्रैक्ट होंगे। जिस तरीके से इंडिया के लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ की इकोनॉमी में उनका योगदान होता है, उसी तरीके से भारत में भी इन सब का योगदान होगा ताकि हम इस स्तर को अच्छे से डेवलप कर सकें। वहीं इन उच्च स्तरीय संस्थानों को उद्योगों के साथ जोड़ा जाए जो वैश्विक स्तर की नौकरियां पैदा कर सकें। वहीं सांस्कृतिक सौहार्द स्थापित करने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा को उन्नत बनाया जा सकता है। सांस्कृतिक सौहार्द स्थापित करने के साथ ये जो हमारी कल्चर ट्रेडिशनल जो कि हमारे एक तरीके से बिजनेस है, उनके साथ सामाजिक सुरक्षा को भी उन्नत बनाया जा सकता है। जो ट्रेडिशनल हमारे कल्चर्स होते हैं उनके द्वारा भी हम अपने विनिर्माण सेक्टर को और डेवलप कर सकते हैं। वहीं भारत में राजकोषीय प्रभाव सकारात्मक है। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक वातावरण को अनुकूल बनाना होगा, जिससे कि एआई के वर्तमान दौर में भारत में उच्च स्तरीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ना तय है। अब आप समझ सकते हैं कि एआई डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रहा है ताकि उस तरह की प्रतिभाओं को लाना हमारे यहाँ जरूरी है। अभी तक मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूट्स में एआई टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए इतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है इस तरीके से जिस तरीके से बाहर कंट्रीज़ में है। यदि बाहर कंट्रीज़ में स्टूडेंट सीख चुके हैं तो हम अपने इंडिया में उनको रोजगार देकर या उनकी स्किल्स को अपनाकर हम उनको भारत में अपना योगदान दे सकते हैं और भारत में सीखने का भी मौका मिल सकता है। यहाँ का कार्यबल अति
अत्यधिक कुशल नहीं है। एआई के मामले में इंडिया में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी के मामले में, ताकि वो इसकी स्किल सीख सके। युवा जनसंख्या की उम्र बढ़ने के साथ ही प्रतिभावान वैश्विक अप्रवासियों की भारत को भी एक तरीके से आवश्यकता पड़ेगी। वहीं इसके लिए अभी से तैयारी में आव्रजन नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। तैयारी में आव्रजन नीति की सुरक्षा एक तरीके से साधनों को उपलब्ध कराने के लिए नीति बनानी चाहिए, ताकि जो वैश्विक स्तर की जो स्किल्स हैं वो भारत में आए, ताकि और वर्क करें, उनके द्वारा ही हम जो इंडिया की स्किल्स को डेवलपमेंट मिले। इसी को ध्यान में रखते हैं हम भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। यदि भारत में कोई भी बाहर की कंट्री का आ रहा है एआई सीख कर, तो वो भारत के लिए किस तरीके से कारगर साबित होगा, किस तरीके से लाभदायक होगा, हम वो भी समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत पर ही टिकी है। भारत में सबसे ज़्यादा आयात जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का होता आया है। इसमें से अधिकतर सामान चीन से आयात किया जाता है। यानी भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनने का एक तात्पर्य है कि भारत सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को आयात करता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को आयात करना मतलब हम बाहर से मंगवा रहे हैं, ठीक है। हम बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? क्यों हम अपने भारत में ही ना बनवाएं? भारत में बनवाने के लिए ही आपको आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो सामान हम चीन से मंगवाते थे अधिकतर, वे अब हम भारत में ही बनाना शुरू करेंगे, तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, भारत की इकॉनमी बढ़ेगी और भारत में रोजगार भी मिलेगा। वहीं महामारी के चलते आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं और भारत के प्रति चीन के रवैये ने केंद्र सरकार को घरेलू उद्योगों में आत्मनिर्भर बनाने की और सजग कर दिया था। जो हमारे यहाँ कोविड-19 की स्थिति आई थी, तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इधर से उधर हो चुका था, आवागमन के साधन टूट चुके थे अधिकतर, तो चीन से हम दूसरी कंट्रीज पे निर्भर थे। अब उस कंडीशन में भारत सरकार ने सोचा कि हमें भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए एक चिप का है या फिर मोबाइल कंपनीज हैं, आईटी सेक्टर है, उनमें जो है भारत का रुख या फिर सरकार का रुख हो रहा है। जैसे अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन, पीसी, कार, घड़ी, ड्रोन, चिकित्सा उपकरण और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। वहीं इस प्रकार की चिप के लिए भी भारत पूरी तरह से चीन और ताइवान पर निर्भर रहा है। इसके अलावा भी सामग्री की एक लंबी पूरी सूची है जिसके लिए भारत दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। यह सवाल ऐसा क्यों है और इसका समाधान क्या है? भारत जो है इन सभी साधनों के लिए बाहर चीन और ताइवान पर निर्भर है। चीन और ताइवान पर निर्भर होना ही क्यों है? सवाल ये आता है ऐसा क्यों हो रहा है, भारत क्यों निर्भर हो रहा है? क्योंकि भारत में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था इन चीज़ों के लिए। अब भारत ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तैयार करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा मौजूद है, लेकिन हमारे देश की अधिकांश प्रतिभाएं जो भी हैं इंटेल, सैमसंग जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी पर लगी हुई हैं। हमारे भारत में भी स्किल है, लेकिन उनको साधन उपलब्ध ना होने के कारण वे दूसरी कंपनियों में एक तरीके से काम कर रही हैं, जहां वे अपना काम कर सकती थी, जहां वे जितनी भी स्किल्स हैं वो अपना काम स्टार्ट करने के ना करके वे दूसरी कंपनीज में नौकरियां कर रही हैं। वहीं हमारे देश में 300 से 400 स्टार्टअप्स इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को तैयार करने के लिए शोध अनुसंधान में लगे हुए हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को विकसित करने में 10 से 12 वर्ष का समय और बहुत सा धन लगता है, क्योंकि वर्कर उस संख्या में नहीं है कि जिस संख्या में हम काम करके अच्छे से जल्दी से जल्द उस एक तरीके से वस्तु को डेवलप कर सके, इसलिए कि समय बहुत लगता है और आवश्यकता भी हमारी ज़्यादा है और समय बहुत लगता है। इस तरीके से वो हम दूसरे देशों से मंगाने के लिए एक तरीके से उस पर निर्भर हो जाते हैं। वहीं गत वर्ष सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी, लेकिन इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी निर्माण के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। इसके कारण उद्यमों में पूंजी निवेश का वातावरण नहीं बन पाया। कि जो पारिस्थितिकी निर्माण है आपका,
इकोलॉजिकल फैक्टर है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसी कारण उद्यमियों में पूंजी निवेश का वातावरण नहीं बन पाया। ताकि वातावरण क्यों नहीं बन पाया, जब वैसी स्थिति नहीं दिख रही है तो कोई भी जो इन्वेस्टर है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। हम कह दें कि हमें स्टार्टअप लगाना है, लेकिन स्टार्टअप लगाने के लिए आपका लैंड भी होना चाहिए और और भी सारे टूल्स होने चाहिए। जब वही नहीं दिख रहे हैं किसी भी इन्वेस्टर को, तो वो पूंजी नहीं लगाएगा। यदि कोई पूंजी नहीं लगाएगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हम किसी भी चीज़ को डेवलप नहीं कर पाएंगे। वहीं जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में आत्मनिर्भरता हासिल की है, वहाँ की सरकारों ने वित्तीय सहायता और स्थानीय बाजार तैयार करने में बहुत मदद की है। इस दिशा में एक तरीके से केंद्र सरकार चाहे तो अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए घरेलू चिप के इस्तेमाल को अनिवार्य कर सकती है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रसार करना। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपका तभी होगा जब आप एक तरीके से बिजनेस स्किल्स की आप एजुकेशन देंगे। एजुकेशन तो एजुकेटेड तो हर व्यक्ति है, लेकिन उसको यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही, किसी भी कंपनी में नहीं लग पा रहे हैं, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इस तरीके की हमारे यहाँ भारत में अभी कमी है। वही हमारी इंजीनियरिंग शिक्षा की आधारशिला ही कमज़ोर है। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी जो एक तरीके से नींव है वही कमज़ोर है। स्कूल स्तर से ही विद्यार्थियों की जागरूकता को विकसित किया जाना चाहिए। एक जिज्ञासु विद्यार्थी ही सफल इंजीनियर बन सकता है। यदि कोई स्टूडेंट है वो इंजीनियर बनना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस स्किल उसके अंदर देनी चाहिए। यदि कोई भी एक शख्स है वो आईटी इंजीनियरिंग करके अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको उसी तरीके से शिक्षा दी जाए, स्टार्टिंग से स्कूल स्तर से ही उसको वैसी शिक्षा दी जाए। यदि कोई बिजनेस करना चाहता है, सपोज कोई भी एक अपना गारमेंट का बिजनेस करना चाहता है, तो उसको किस तरीके से कपड़ों का बिजनेस करना है, कहाँ से मंगवाना है, किस कंट्री से मंगवाना है, ये सब की शिक्षा दी जाती है। और किस तरीके से कपड़े का चुनाव करना चाहिए, हर तरीके की अगर आपको शिक्षा मिल जाएगी तो आप अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। खुद भी डेवलप होंगे तो आपकी देश भी डेवलप होगा। यदि जीडीपी में हर बिजनेसमैन का, हर राज्य का एक तरीके से योगदान होता है। वहीं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के आयाम को विस्तृत किया जाना चाहिए जिसमें समय की पाबंदी ना हो। आगे समझते हैं कि समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि समाज की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर कोई सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में भाग रहा है, लेकिन कोई भी अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। यदि किसी भी स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट हो गई, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो अपनी स्किल के बल पर वो कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो इस चीज़ को हमें समाज से दूर करना होगा, ताकि एक नौकरी ही आपका भविष्य नहीं है। आप बिजनेस भी कर सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। ये स्टार्टअप, ये माइंडसेट तभी होगा जब आपकी स्कूलिंग और आपकी कॉलेज में पढ़ाई इस तरीके की होगी, तभी ये संभव है। वही अधिकांश मध्यवर्गीय परिवार बच्चों के भविष्य के लिए नौकरियों में स्थिरता चाहते हैं। वहीं सामाजिक स्तर से ग्रसित मानसिकता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की नौकरी जैसे काम को गौरवशाली समझती है। इस दबाव में अनेक प्रतिभाएं एक बंधी बनाई नौकरी में दम तोड़ देती हैं। इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। ठीक है, कुछ समाज के कुछ वर्ग हैं जो एक तरीके से कंपनियों में काम करने को बहुत ज़्यादा एक तरीके से ख्याति मानते हैं। वहीं कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा ख्याति मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें द्वंद्व से बाहर निकलना होगा, तभी हम एक तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट कर पाएंगे। वहीं इसमें जर्मन मॉडल पर आधारित ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जहां शोध अनुसंधान को ही प्राधान्यता दी जाए। हमारे जर्मनी में एक ऐसा मॉडल है कि अनुसंधान यानी शोध, हमारी रिसर्च डेवलपमेंट होता है। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी है, यदि वो किसी भी चीज़ की रिसर्च करता है और उसको एक तरीके से सिद्ध करता है, वो समाज में आने के लिए लायक है, तो आपको उसको एक सर्टिफिकेट देके उसको कोई ना कोई रोजगार देना चाहिए। हर व्यक्ति को उसकी वेशभूषा से नहीं, वरन उसकी प्रतिभा के आधार पर आंका जा सके। जहाँ सरकार निवेश ऐसी परिस्थिति के निर्माण पर हो जिसमें हर जिज्ञासु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता के बिना अपना पूरा जोश और उत्साह आविष्कारों में लगा सके। ऐसी स्थितियों में ही हम आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। ताकि कोई भी अगर स्टूडेंट है, यदि वो उसको
स्कूलिंग में ही अगर पता चल जाता है कि मैं इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तो उसको उसी प्रतिभा की ओर लेकर जाना चाहिए, ना कि समाज के दबाव में आकर उसको अलग अलग प्रतिभाओं की तरफ या फिर कंपनी की तरफ या फिर एक तरीके से सरकारी नौकरी की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए। अब तो ये समझते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे कि विनिर्माण का गढ़ भारत बनेगा कैसे, ये भी तो सोचना है ना। इतनी चीज़ें हो रही हैं कि हमें ये डेवलपमेंट करना चाहिए, वो डेवलपमेंट देना चाहिए, लेकिन कैसे? अब हम कैसे को समझते हैं कि विनिर्माण का गढ़ भारत कैसे बनेगा, कि जो महामारी के चलते वैश्विक परिदृश्य में आज बदलावों से कई विनिर्माण उद्योगों के लिए चीन से पुनर्स्थापित होने की आशंका जताई जा रही है। जो वैश्विक महामारी आई थी तब चीन से पुनर्स्थापित, यानी हर कोई डेवलपमेंट करना चाह रहा है और चीन को रिप्लेस करना चाह रहा है, कि जरूरी नहीं है कि हम चीन से ही मंगवाएं, बाय डिफ़ॉल्ट हम अपनी कंट्री में भी उसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ऐसा होने के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं कि चीन को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है। हम 3 प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करते हैं कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। बहुत से देशों ने कोविड-19 के चलते आपूर्ति श्रृंखला में आई भारी अनियमितताओं को देखते हुए ये समझ लिया कि विनिर्माण सामग्री की उपलब्धता और क्षमता बढ़ाने के लिए चीन जैसे देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब कोलैप्स हो रही थी इकॉनमी, तो किस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और आवागमन के साधन एक तरीके से टूट रहे थे। वही यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था तब भी ऐसी ही परिस्थितियां बन रही थी। दूसरा आपका जो कारण है कि ऐसा चीन को रिप्लेस क्यों कर रहे हैं, वह आवश्यक उद्योग सामग्री पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व से अनेक देश भयभीत हैं कि कोई भी अगर आप एक सपोज किसी छोटा से छोटा आप एक पेंसिल का निर्माण कर रहे हैं, तो चीन ही उस पर एक अधिकार जमा रहा है कि मैं ही निर्माण करूंगा पेंसिल का, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर वही एक इकलौता निर्माण करेगा तो फिर उसकी ज़्यादा वो महंगा देगा फिर हमें, लेकिन जो पेंसिल को निर्माण करने के लिए जो सामग्री है वो तो हमारे भारत में भी है, वो अन्य देशों में भी है। बस कुछ समय होता है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी थोड़े देशों में कम है। इस तरीके से कम समय में वे चीन जो है ज़्यादा सामान बना सकती है और हमारे यहाँ टाइम लगता है ज़्यादा। इस तरीके से कुछ हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से निर्भर हो जाती हैं अन्य देशों पर। वही तीसरा कारण है आपका चीन और अन्य देशों के बीच भू राजनीतिक और व्यापारिक संघर्षों के मद्देनजर चीन के साथ काम करने या उससे निपटने के लिए जोखिम और अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। यानी चीन और अन्य जो भूमि के विवाद चलते हैं, जैसे यूक्रेन वाला है रहा, मैंने बताया आपको चीन के रहे, वो भू राजनीतिक दृष्टिकोण से भी एक तरीके से संघर्ष का सामना करते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि क्यों होता है कि इस तरीके से आवागमन के साधन बाधित हो जाते हैं और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो साधन है वो भी बाधित होता है, जिससे कि सामान आपका नहीं पहुंच पाता। अब आगे चर्चा करते हैं कि क्या भारत को चीन का विकल्प माना जा सकता है। हम चीन को रिप्लेस करके भारत डेवलपमेंट होने की ओर अग्रसर हो रहा है, हर तरीके से डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ रही है, तो और भी कंट्रीज़ के लिए चीन को रिप्लेस करके अधिकतर कंट्रीज़ क्या भारत में आएंगी, तो ये किस तरीके से माना जा रहा है कि किस तरीके से ये संभव है, हम उसको समझते हैं कि विनिर्माण के क्षेत्र में चीन की तुलना में भारत बहुत पीछे है। मानते हैं हम, हाँ भारत बहुत पीछे है, लेकिन कुछ आंकड़ों से इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि किस तरीके से हम इस विकल्प को माने कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वहीं कहते हैं विनिर्माण आउटपुट में चीन की वैश्विक रैंक फर्स्ट है, जबकि भारत की रैंक छठी है। यानी विनिर्माण जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है चीन, उसमें जो भी आउटपुट निकल के आते हैं, तो चीन है फर्स्ट नंबर पे, वहीं भारत है 6 नंबर पर। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिप्लेस करना सही है चीन की जगह। तो इसी तरीके से हम समझते हैं कि 2018 में भारत की जीडीपी में विनिर्माण का योगदान 15% रहा, यह चीन से आधा था। यानी चीन का योगदान विनिर्माण सेक्टर का ज़्यादा रहा, लेकिन भारत का उससे आधा रहा। वही 1978 में चीन की मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ उद्योग मूल्य प्रतिवर्ष 10.68% बढ़ रहा है, जबकि भारत की मुक्त अर्थव्यवस्था के 12% लक्ष्य के बावजूद ही 7% ही बढ़ रहा है। इसमें भी भारत पीछे रहा, एक तरीके से कमी महसूस हो रही है। वहीं 2018 में विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात में चीन का दूसरा स्थान रहा, जबकि शीर्ष 10 निर्यातकों में भारत का कोई स्थान नहीं है। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए क्या भारत चीन को
चीन की जगह ले सकेगा? ये कमियां हैं अभी भारत में, तो इनको ध्यान में रखना है कि अगर भारत ने ये कमियां पूरी कर ली तो संभव है कि भारत चीन का स्थान ले सकता है। और भारत की कहाँ कहाँ कमियां हैं हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, किस किस तरीके से कि हम कमी को दूर कर सकते हैं और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। भारत के विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। अभी किस किस सेक्टर में करना जरूरी है हम उसको समझाएंगे। जैसे कि बुनियादी ढांचे में हमें डेवलपमेंट करना है, आपका वही कर नीति सुधारों में भी डेवलपमेंट करना है, प्रतिकूल नियमन में अनुकूलता लानी है, आपका औद्योगिक ऋण की ऊंची दर को घटाना होगा, कार्यबल की क्षमता और कौशल को बढ़ाना, वही श्रम कानून को लचीला बनाना, भूमि अधिग्रहण में अवरोधों को दूर करना, विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना। इन सभी को हम ध्यान में रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक भारत की स्थिति को सुधार सकते हैं, भारत की स्थिति को विनिर्माण में योगदान करने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर कर सकते हैं। वही इन चुनौतियों से निपटकर ही भारत विनिर्माण की महाशक्ति चीन का विकल्प बनने की सोच सकता है। यदि यही अगर इन सारे तथ्यों को भारत ने पूरा कर लिया तभी भारत एक तरीके से चीन का स्थान ले सकता है। अब आगे समझते हैं कि राज्यों की भूमिका इसमें क्या होगी, क्योंकि भारत एक सिंगल भारत ही तो नहीं है, भारत में तो और भी सारे राज्य हैं। उन सभी राज्यों का सहयोग से ही पूरा भारत बनेगा, पूरे भारत की जीडीपी डेवलप होगी। तो राज्यों की भूमिका क्या होगी इसमें कि चुनौती से निपटने के लिए राज्यों की सक्रिय भूमिका के साथ साथ केंद्र व राज्यों के बीच एक तारतम्यता होना आवश्यक है, समन्वयता होना आवश्यक है, एक तरीके से मेल जोल आवश्यक है। जिस तरीके से एक तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि हर राज्य अपना अपना डेवलपमेंट करेगा और वह जीडीपी में योगदान देगा, उस तरीके से आपका भारत डेवलपमेंट बनने की ओर अग्रसर होगा। अब वर्तमान की स्थिति और समाधान को समझते हैं क्या है। वर्तमान की स्थिति आपकी है विनिर्माण क्षेत्र का विकास का मुख्य आधार जो है भूमि है। इसकी उपलब्धता के आधार पर ही ये क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में उभरा हुआ है। लेकिन कुछ राज्यों के पास भूमि होते हुए भी विनिर्माण में उनका योगदान बहुत कम है, कि कुछ कुछ राज्यों में इतना ज़्यादा लैंड है तो वो विनिर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कंपनीज बना रहे हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं। और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में पुल बना रहे हैं, इन सब में अगर बनता है तो हर सेक्टर का इसमें योगदान होता है, हर वर्कर का योगदान होता है, इंजीनियर का योगदान होगा, एक तरीके से छोटे मजदूर का भी योगदान होगा। तो इन सभी को डेवलपमेंट करना चाहिए हमें, ताकि हम विनिर्माण सेक्टर को अलग अलग तरीके से योगदान दे सके। विनिर्माण सेक्टर भी काफ़ी प्रकार के होते हैं, ताकि हम हर तरफ से अपने भारत को डेवलप बनाने के लिए और अग्रसर हों। वही विनिर्माण में पिछड़े राज्यों की औद्योगिक रणनीतियों के मूल्यांकन, पूर्व मूल्यांकन और क्रियान्वयन की बागडोर केंद्र अपने हाथों में लेनी होगी। सशक्त और सतर्क नीतियों से राज्यों के विकास के साथ ही पूरे देश में निवेश का वातावरण तैयार होगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास संभव होगा। इन सभी को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों व शीर्ष उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक रणनीतिक समूह बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल से इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में उत्तम नीतियां बनाना है। उम्मीद की जा सकती है कि विनिर्माण के अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार का दृष्टिकोण रखकर काम किया जाए। इससे भारत को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सकेगा। ये तो रहा आपका पूरा एक तरीके से डाटा कि वैश्विक प्रतिभाओं के लिए कैसे भारत में योगदान रहेगा, कि भारत विनिर्माण कैसे बने। इन पूरे आर्टिकल्स को आपको अच्छे से समझना है ताकि एक आपका रोड मैप बना रहे। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए हैं। हम करंट कंटेंट की चर्चा करते रहेंगे ताकि आपका एक तरीके से माइंड सेटअप हो जाए। जय हिंद, जय भारत।